सोचा है जो भी कंपनीज मेरी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनको तो मैं बहुत आराम से उनकी डिटेल्स फाइंड आउट कर लेती हूँ, पर जिन भी कंपनीज की डिटेल्स लिस्टेड नहीं होती उनकी हम लोग कैसे वैल्यूएशन करते हैं, आखिर कैसे चीजें होती है और प्राइवेट इक्विटी आखिर होता क्या है, इसका मार्केट मार्जिन कितना होता है, क्या आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आ गए। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, सो टुडे इज डे 23 ऑफ आवर इक्विटी रिसर्च चैलेंज। सो गाइस, हम लोग देखते ही देखते 23rd डे पे आ गए हैं जहां पे हम आज फाइनल सेगमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट दैट इज प्राइवेट इक्विटी के बारे में बात करेंगे और ये हमारी लास्ट वीडियो भी है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली सेगमेंट के अंदर। हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इस वाली वीडियो के साथ कंप्लीट कर देंगे, लेकिन गाइस मैंने एक चीज आपको पहले भी बताई थी, मैंने सेक्युरिटाइजेशन वाला पार्ट अभी कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सेक्युरिटाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कम से कम 10 पीपल कमेंट कर दीजिएगा यस, अगर आप बोलोगे मैं तभी इस वाले टॉपिक के ऊपर बनाऊंगी, वरना आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट। ठीक है, क्योंकि गाइज मेरे को तो इंटरेस्ट है नहीं सेक्युरिटाइजेशन पढ़ने में, मेरे को पता नहीं वो वाला चैप्टर पसंद ही नहीं है। सीएफए में भी जब मैं पढ़ रही थी आई डिडंट लाइक इट मच। ठीक है, कोई नहीं, तो अगर आपको लेकिन अगर जानना है तो मैं जरूर रिसर्च करूंगी, थोड़ा और मेहनत करके उस चीज को समझ के आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आप चाहते हो तो मेरे को जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। So without ado, let's get into our video of private equity for the day. तो guys, प्राइवेट इक्विटी को ना हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हमको प्राइवेट इक्विटी के बारे में जानने का मन है, हमको सबसे पहले प्राइवेट कैपिटल के बारे में बात करनी पड़ेगी। कहने का मतलब एक होता है आपका पब्लिक कैपिटल, एक होता है प्राइवेट कैपिटल। पब्लिक कैपिटल जो भी आपको सारे के सारे पब्लिक डेटा सोर्स में लाइक स्टॉक एक्सचेंज या फिर कहीं से भी आपको पब्लिकली उस चीज की डेटा मिल सकती है, उसको हम कहते हैं पब्लिक कैपिटल। लेकिन हमारा प्राइवेट कैपिटल ये होता है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, आपको उस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, हम उस चीज को कहते हैं प्राइवेट कैपिटल। ठीक है, जैसे आपकी प्राइवेट कंपनीज हो गई, उन लोगों को जरूरत नहीं होती है कि वो अपना जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, प्रॉफिट मार्जिन है या कुछ भी, उन लोगों को बताने की जरूरत पड़े, इस चीज की उनको जरूरत नहीं होती है। तो वो लोग हमेशा अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिपोर्ट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो भी, लेकिन इस चीज की नॉलेज हमें नहीं रहती। लेकिन लेट्स से आप एक प्राइवेट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपको देखनी पड़ेंगी वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट, राइट। तो देखो यार, प्राइवेट इक्विटी सीधी बात क्या होती है ना, हम प्राइवेट इक्विटी के अंदर ना आपकी होती है एक पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, आपको जिस भी कंपनी के अंदर फील आ रही है कि यार मैं इस वाली कंपनी को और अच्छा कर सकती हूँ व्हेन कंपेयर्ड टू बिफोर, और एक बार अच्छा करने के बाद मैं उसको एग्जिट करवा के बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। लेट्स से आपको एक पब्लिक कंपनी दिख रही है और आपको लग रहा है यार ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है और अच्छा परफॉर्म करने की, तो मैं ट्राई करूंगी उसके 51% स्टेक लेने की और फिर उसको प्राइवेट कंपनी बनाऊंगी। और एक बार प्राइवेट कंपनी बना दिया तो फिर मैं उसके अंदर थोड़े चेंजेस लाऊंगी, और एक बार मैंने चेंजेस ला दिया फिर मैं उसको मार्केट के अंदर दोबारा प्रॉफिट के लिए पैसे कमाऊंगी। इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइवेट इक्विटी। ठीक है, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया ना, लेवरेज बाय आउट का ज्यादा था, तो हम लोग अब बात करते हैं कि यार प्राइवेट इक्विटी ना मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका लेवरेज बाय आउट, नेक्स्ट होता है आपका वेंचर कैपिटल। अब बात आती है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो यार, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था ना, पब्लिक कंपनी लो या प्राइवेट कंपनी लो, उसको अपना बनाओ और फिर उसके बाद उसके अंदर चेंजेस करो और फिर उसको बेचने की कोशिश करो और उससे पैसा कमाओ, उस चीज को तो हम कहते हैं लेवरेज्ड बाय आउट। ठीक है, आप किसी कंपनी को बाई कर रहे हो इधर, फिर उस पर लेवरेज कमाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं लेवरेज बाय आउट। ठीक है, अब लेवरेज बाय आउट के अंदर क्या होता है, आपकी एक एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट अवेलेबल थी उधर, राइट, जो उस कंपनी को ऑलरेडी रन कर रही थी। अगर आप उस वाली मैनेजमेंट को रखते हो इंटैक्ट और उसी मैनेजमेंट के थ्रू रिवैम्प करते हो अपनी कंपनी को, तो हम उसको तो कहते हैं मैनेजमेंट बाय आउट। यस, आई एम राइट, मैनेजमेंट बाय आउट। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी आपने देखा हम लोग जब सेम मैनेजमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैनेजमेंट बाय आउट है, और अगर मैं रिप्लेस कर रही हूँ अपनी एक नई मैनेजमेंट लाके उस कंपनी को, तो हम उसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय इन। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो ना, ये आउट इन लगता है हमको, मैनेजमेंट बाय इन ये वाला होना चाहिए था, बट नहीं, आई एम टोटली राइट। नेक्स्ट आता है हम लोगों का वेंचर कैपिटल।
वेंचर कैपिटल सिंपल ये होता है कि आपको ये वाली कंपनी अच्छी लग रही है, आप इसके अंदर स्टेक्स रखोगे और फिर जैसा जैसा कंपनी परफॉर्म करेगी उस हिसाब से आप अपने स्टेक्स के ऊपर पैसा कमाने की कोशिश करोगे और अच्छे टाइम पे एग्जिट ले लोगे। तो मेजरली आपका वेंचर कैपिटल के अंदर ग्रोथ वाली कंपनीज हो गई या फिर स्टार्ट फेजिंग वाली जो कंपनीज होती है ना, एकदम सीड ओनर, सीड फाउंडर्स, अपनी इन सब चीजों के बारे में सुना होगा ना, वो वेंचर कैपिटल में हम लोगों का वर्कआउट करता है। इधर इक्विटीज ओन की जाती है, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल और लेवरेज बाय आउट दोनों की दोनों आपकी प्राइवेट इक्विटी की मोस्ट फेमस स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं प्राइवेट इक्विटी के अंदर। अब हम प्राइवेट इक्विटी की जब बात करते हैं ना, तो इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। अब होता है पहला आपका जनरल पार्टनर, एक होता है आपका लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर ना आपका एक तरह से स्लीपिंग पार्टनर होता है, वो सिर्फ पैसा देता है, ठीक है। और जो आपका जनरल पार्टनर होता है वो एकदम वर्किंग पार्टनर होता है, वो उन वाले पैसों को कहाँ कैसे यूज करना है और कौन से वेंचर कैपिटल में पैसे डालने चाहिए वो सब वो डिसाइड करता है। तो अब हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपका एक प्राइवेट इक्विटी का फंड बनाया गया है, ठीक है, और उस फंड के अंदर आपके दो लोग वर्क कर रहे हैं, जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर पैसा दे रहा है और आपका जनरल पार्टनर काम कर रहा है। और अब हम लोगों का जनरल पार्टनर डिसाइड करने वाला है मैं कौन कौन से कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ, कितने रेशियो में करने वाला हूँ, कितना करने वाला हूँ, ठीक है। अब यार हमारा जनरल पार्टनर एकदम बुद्धू तो बैठा नहीं है कि फालतू में इतनी मेहनत करेगा और फिर उसको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों का जनरल पार्टनर हमेशा मैनेजमेंट फीस लेता है, ठीक है। वो मैनेज कर रहा है चीजों को, इसलिए वो मैनेजमेंट फीस लेता है। तो इधर आपका लिमिटेड पार्टनर इंसेंटिव फीस लेने लग जाता है, ठीक है, उसने जो पैसे दिए उनके ऊपर। तो यार इसके अंदर बहुत सारे रेशियोज डिवाइडेड रहते हैं। कहने का मतलब ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा प्राइवेट इक्विटी का जो फंड है उधर ही वो लोग मेंशन कर देंगे कि हम लोग कितनी मैनेजमेंट फीस लेने वाले हैं, कितने इंसेंटिव देने वाले हैं। मोस्ट पॉपुलर रहता है आपका 2 and 20 वाला, जिसमें 20% हम लोगों का इंसेंटिव लेता है हम लोगों का एलपी और 2% हमारा मैनेजमेंट फीस लेता है हमारा जनरल पार्टनर, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ना कि यार हम लोगों की कंपनीज लेवरेज बाय आउट लेकिन करती क्यों है? यार लेवरेज बाय आउट करने से ना आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, आपकी ब्रांड वैल्यू भी थोड़ी और ज्यादा आगे बढ़ के आएगी, आपके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, आपके कैश फ्लोज अच्छे हो जाएंगे, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि हम लोगों की जो न्यू मैनेजमेंट आएगी या फिर आप जो सेम मैनेजमेंट से एकदम नया पर्सपेक्टिव शेयर करने वाले हो, बहुत ज्यादा चेंज कर देगी आपके पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे बहुत ज्यादा फायदा होगा हम लोगों के इन्वेस्टर्स को, पी इन्वेस्टर्स को, दैट इज लिमिटेड पार्टनर, जनरल पार्टनर। अब बात करते हैं वेंचर कैपिटल की हम लोगों की कितनी स्टेजेस होती हैं। आपने सुना होगा फाउंडर शेयर्स होते हैं, सीड स्टेजिंग होती है, हम उन सब चीजों के बारे में भी इसी वाली चीज में डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहला होता है आपका एंजल और प्री सीड, मतलब जस्ट आप क्या अभी आइडिया आया है और आप जस्ट शुरू ही कर रहे हो इस चीज के ऊपर, ठीक है, उसी वाली स्टेज को कहते हैं हम लोग प्री सीडिंग स्टेज। अब आपको सीड इन्वेस्टर्स भी इस पॉइंट इन टाइम पे मिल सकते हैं जहां पे उनको आपका आइडिया इतना अच्छा लग गया कि वो उसी टाइम पे ही पैसे लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका सीड स्टेज और सीड कैपिटल। नेक्स्ट होता है आपका अर्ली स्टार्टअप स्टेज। ये तीनों की तीनों ना आपकी स्टेज 1 के अंदर आती हैं। आप लोग एंजल और प्री सीड के अंदर आप देखोगे कि यार आपका आइडिया ही इतना अच्छा लग जाता है ना, आप उसी टाइम पे उस चीज के अंदर पैसा लगाने के लिए शुरू कर देते हो। नेक्स्ट आता है आपका सीडिंग स्टेज, जहां पे इधर आप देख रहे हो आपके प्रोडक्ट्स और जो आपकी रिसर्च है इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरा मन है कि मैं अब इसमें पैसे लगाऊं, उसी को कहते हैं हम लोग सीडिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है। अर्ली स्टार्टअप स्टेज के अंदर आप लोग फर्स्ट टाइम कमर्शियली थोड़ा अपने फर्म को बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट आती है आपकी नेक्स्ट स्टेज, लेटर स्टेज, सेकंड स्टेज के अंदर आप एंटर कर जाते हो। अब आपके ऑपरेशंस काफी स्मूथ जा रहे हैं, आपने थोड़े प्रोसेसेस वो सब बना दिए हैं अब जो आपको हेल्प करेंगे आगे जाके अच्छे कैश फ्लोज जनरेट करने के लिए। सेकंड स्टेज के अंदर ही आप सबसे ज्यादा मार्केटिंग पे फोकस करने लग जाते हो। नेक्स्ट होती है आपकी मेज़नाइन स्टेज। मेज़नाइन स्टेज का मतलब होता है ना, अब आप प्राइवेट से पब्लिक जाने की कोशिश कर रहे हो, इसी स्टेज को हम कहते हैं मेज़नाइन स्टेज, ठीक है। और ये वाली स्टेज हमारे किसी भी फाउंडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि अब वो एग्जिट लेने वाला है कंपनी के साथ, ठीक है। तो वो एग्जिट ले सकता है ईदर इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, दैट इज द बेस्ट वे, या फिर और भी थोड़ी स्ट्रैटेजीज होती हैं एग्जिट की। तो अब हम नेक्स्ट ना उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि हम लोगों का इन्वेस्टर जिसने इतने सारे पैसे लगाए हैं वो कैसे एग्जिट करता है इन सब स्ट्रैटेजीज के थ्रू। सबसे पहला होता है आईपीओ। आपको पता है हम लोग प्राइवेट से प्रॉपर्ली हम लोग अब पब्लिक कंपनी बन रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हर एक चीज लिस्ट करा रहे हैं, और अब हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हम लोग कैसे भी करके अच्छा बेनिफिट कमाए पब्लिक जाने का, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है। अगर ऐसा हो गया तो नथिंग लाइक इट। सीड इन्वेस्टर था, एंजल इन्वेस्टर था, वो सबसे ज्यादा खुश हो जाता है अगर वो आईपीओ की स्टेज पे पहुंच गया। अगर 100 में से भी एक कंपनी आपकी यूनिकॉर्न बन गई तो बस नथिंग लाइक इट, राइट। तो ऐसा रहता है। नेक्स्ट बेस्ट वे होता है आपका ट्रेड सेल। ट्रेड सेल का मतलब होता है ना, आप एक स्ट्रैटेजिक बायर ढूंढोगे। कहने का मतलब एक ऐसा बायर जो आपकी पूरी की पूरी कंपनी को ले ले और आपको
आपने इतना अच्छा मेहनत किया उसके ऊपर, आपने इस कंपनी को इधर से इधर लेके आ गया, अब वो नेक्स्ट लेवल पे इस कंपनी को लेके जाना चाहता है तो वो आपको खरीद ले, ठीक है। इधर लोअर कॉस्ट रहेगी आपकी, क्योंकि आईपीओ में जाने के लिए आपको पता है बहुत सारे पैसे खर्च होंगे ये सब, और बहुत जल्दी फास्ट एग्जीक्यूशन भी होगा। ट्रेड सेल के अंदर ना एक और चीज हमें याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी कंपनी दे रहे हो सकता है आपसे छोटा सा पार्ट ही अपना कंपनी का बेचो एक स्ट्रेटेजिक बायर को, तो ये भी एक बहुत अच्छा वे होता है एग्जिट लेने का। नेक्स्ट होता है रीकैपिटलाइजेशन। रीकैपिटलाइजेशन का मतलब प्रॉपर्ली एग्जिट नहीं होता है, आप बस थोड़े थोड़े पैसे अपने बिजनेस से निकाल रहे हो कि आप उसको थोड़ी दूसरी फील्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सको या फिर अपने दूसरे फर्म के साथ भी इन्वेस्ट कर सको। आपने देखा होगा निखिल कामत ब्रदर्स कितने सारे रुपए अपने जेरोदा वाले वेंचर से निकाल रहे हैं, सो दैट वो किसी दूसरी जगह पे रिकैपिटलाइज कर सके उस चीज को, ठीक है, सो दैट दे आर बिल्डिंग अनदर प्रोडक्ट्स एज वेल, अनदर कंपनीज एज वेल, तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। नेक्स्ट होता है आपका सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल भी पता है एक तरह से क्या है, आप एक प्राइवेट इक्विटी फंड हो, आपने इधर इधर पैसे लगाए, हो सकता है एक और प्राइवेट इक्विटी फंड हो जो इसमें पैसे लगाना चाहता हो, आप पूरा का पूरा बिजनेस उस प्राइवेट इक्विटी फंड को दे दो, ये भी एक बहुत बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वे होता है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बट द वर्स्ट इज राइट ऑफ। इसके अंदर यार आपकी कंपनी अच्छा नहीं कर पाई, अब लॉस कर रही है, कुछ नहीं कर सकते, अब कंपनी को बंद ही करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा, सो वी हैव टू टेक दिस बैड डिसीजन और हम लोग खत्म कर देंगे इस वाली कंपनी को। ये हमारे इन्वेस्टर के लिए सबसे बेकार चीज रहती है। तो आई होप गाइज आपको काफी हद तक प्राइवेट इक्विटी के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी में हमको जो सिंपल चीज जानने की जरूरत है ना, ये हम लोगों का जो इक्विटी मार्केट होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन ये प्राइवेटली ओन्ड होता है। कहने का मतलब इधर क्या चल रहा है अंदर ना, आपको एग्जैक्टली इस चीज का आइडिया नहीं लगने वाला, क्योंकि ये लोग कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको नहीं दिखाने वाले, इनकी कंपनी में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, इनके कभी भी कोई न्यूज लेटर्स नहीं आते हैं, तो हमको एग्जैक्टली कंपनीज के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा। तो ऐसी कंपनीज को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हो तो रिवॉर्ड भी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ना प्राइवेट इक्विटी के अंदर ऐसी कंपनीज ढूंढने की कोशिश करते हैं जो प्राइवेट है, हम उसे और अच्छा कर सकते हैं, उसे पब्लिक लेके जाएंगे, या फिर पब्लिक कंपनी अच्छा कर रही है हम उसको थोड़ा प्राइवेट बना के और अच्छा करके और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेंगे फिर, तो ये सब चीजें रहती है इसके अंदर। और मैंने आपको एग्जिट स्ट्रैटेजीज के बारे में और पी स्ट्रैटेजीज के बारे में अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है। सो गाइज आई होप अब आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होगी। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों ने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग खत्म कर दिया है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही छोटा सा पार्ट डेट के अंदर छोड़ दिया है, दैट इज योर सिक्योरिटाइजेशन। अगर 10 पीपल कमेंट की यस यू वांट दिस वीडियो, आई विल श्योरली प्रिपेयर इट, लेकिन अगर मेरे को नहीं आता है तो आई एम नॉट गोइंग टू, बिकॉज मेरा मन नहीं है वो पढ़ने का, ठीक है। सो गाइज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, उस फ्रेंड को शेयर कर दो जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है, एंड फॉलो मी अलोंग फॉर द ग्रेट वीडियोस कमिंग योर वे एंड टू कंप्लीट दिस चैलेंज ऑफ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, जहां पे अब हमने डिसाइड कर लिया अब हम इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनेंगे तो बनेंगे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।